हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेज में। आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक का। नए टॉपिक का नाम है यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे और यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के द्वारा जो फ्रिंजों की चौड़ाई होती है उस फ्रिंज की चौड़ाई की बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ये एग्जाम में 5 नंबर में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके फाइनल एग्जाम में 5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता है। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग का द्विध्रुवी प्रयोग। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग जिसको हम लोग बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हम यहां पे लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंट। यंग का द्विध्रुवी प्रयोग, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, किसे कहते हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। कहता है यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है और इसके द्वारा द्विध्रुवी के द्वारा फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। पूछता क्या है, यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है, इस द्विध्रुवी प्रयोग के द्वारा फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आज हम लोग इस लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में डिटेल जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि यंग का द्विध्रुवी प्रयोग क्या है। सबसे पहले सन 1801 ईस्वी में वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने व्यतिकरण से संबंधित घटनाओं के बारे में व्याख्या किया। सन 1801 ईस्वी में वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने यंग द्विध्रुवी के प्रयोग के द्वारा व्यतिकरण से संबंधित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया, जिसे हम यंग का द्विध्रुवी प्रयोग कहते हैं। चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, सन 1801 में वैज्ञानिक सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को अपने द्विध्रुवी द्वारा प्रदर्शित किया। अपने द्विध्रुवी द्वारा प्रदर्शित किया। द्विध्रुवी द्वारा प्रदर्शित किया। ध्यान से समझिएगा, सन 1801 ईस्वी में सर थॉमस यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण को अपने द्विध्रुवी प्रयोग द्वारा स्थापित किया, बताया, प्रदर्शित किया कि किस तरह से प्रकाश का व्यतिकरण द्विध्रुवी से कर सकते हैं। द्विध्रुवी है क्या? द्विध्रुवी जिसके नाम से ही हमें पता चलना चाहिए, जिसमें दो झिर्री हों। झिर्री का मतलब इंग्लिश में स्लिट बोलते हैं, हिंदी में झिर्री बोलते हैं। झिर्री को और हम कह सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं छिद्र। जब कोई पर्दे में छिद्र होता है तो उसी को हम लोग झिर्री कह देते हैं। पर्दे में जो छिद्र होता है उसी को झिर्री कहते हैं। तो चलिए किस तरह से प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित
यंग ने अपने द्विझिरी द्वारा प्रदर्शित किया। सबसे पहले हम लोग ग्राफ की बात करेंगे। तो ग्राफ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये कोई एकल प्रकाश का सोर्स है, ये आप ध्यान से समझिएगा। ये एकल प्रकाश का सोर्स है, ये इस तरह से ये एकल प्रकाश का स्रोत है जिससे कि प्रकाश की किरणें एस जा रही है। एस प्रकाश का स्रोत है जो जा रही है। ये प्रकाश, इसको मान लेते हैं कोई यहां पर एकल छिद्र है जिसको हम पी कह लेते हैं। पी एक प्रकार का पर्दा है जिसमें एक छिद्र है और इस छिद्र से प्रकाश की किरणें गुजर रही है इस तरह से। इसकी कुछ दूरी पर एक और पर्दा रखे हुए हैं जिसमें डबल स्लिट है। डबल स्लिट का मतलब होता है जिसमें दो छिद्र है, S1 और दूसरा जो है, दूसरा हम कह सकते हैं S2। दूसरा छिद्र क्या है? S2 इस तरह से, और हम कर लेते हैं इस तरह से। आप देख सकते हैं दो छिद्र है S1 और S2। इस पर्दे का नाम हम Q दे दिए। अब जब सिंगल स्लिट से प्रकाश जब इस पर्दे से होकर के जाती है तो ये डबल स्लिट हो गया। इस डबल स्लिट को हम लोग द्विझिरी बोलते हैं। डबल स्लिट को क्या बोलते हैं? द्विझिरी। और द्विझिरी का मतलब इसमें दो छिद्र है। अब इस छिद्र से प्रकाश एक दूसरे को आगे बढ़ाएगा तो प्रकाश इस तरह से होगी। ध्यान से इस फिगर को आप लोग देखिएगा। ये प्रकाश इस तरह से बढ़ेगी। ये प्रकाश ऐसे बढ़ेगा और ऐसे बढ़ते हुए आगे की ओर चला जाएगा। ये आप ध्यान से समझिएगा। एक दूसरे को ये इंटरफेरेंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को इंटरफेरेंस कर रहे हैं। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। आपको देखने में लग रहा होगा कि बहुत एक दूसरे को ये कंजस्टेड कर रहा है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि प्रकाश एक दूसरे पे आरोपित हो जाता है, उसी को इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें P, Q और ये R कोई पर्दा हम तीसरा ले लेते हैं। ध्यान से समझिएगा। R कोई पर्दा हम तीसरा ले लेते हैं जहां पर प्रकाश की किरणें इस तरह से ये आगे बढ़ती हुई जाती है। ये प्रकाश की किरणें इस तरह से बढ़ती हुई जाती है। ये B हो गया, ये D हो गया, ये B हो गया, ये D और ये B और ये हो गया D। ये इसको बोलते हैं, ये जो डॉट लाइन होता है ये तो आपका सीधे प्रकाश की किरणें जाती है इस तरह से। जब ये डॉट लाइन होता है, ये आपको अगर डॉट लाइन से ये प्रदर्शित आप देख रहे हैं कि इसको बोल देते हैं निष्पन्द। क्या बोलते हैं? जो डॉट लाइन है इसको निष्पन्द बोल देते हैं और जो ये डायरेक्ट लाइन है इसको हम प्रस्पंद बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्रस्पंद बोल देते हैं। और ये B जो है वो ब्राइट कहलाता है। ब्राइट का मतलब होता है दीप्त। ब्राइट का मतलब होता है दीप्त और D का मतलब होता है डार्क। इसको हम लिख सकते हैं ब्राइट। और ये है आपका अदीप्त। अदीप्त जिसको हम लोग इंग्लिश में डार्क बोलते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं दीप्त, अदीप्त, प्रदीप्त। इसको दीप्त और इसको अदीप्त। इसको आप दीप्त कह सकते हैं, इसको अदीप्त कह सकते हैं। ध्यान से समझिएगा। ये प्रकाश की किरणें जब सिंगल स्लिट से होकर के गुजरती है तो एक और आगे इसके पर्दा होता है Q, और Q में ये दो स्लिट बने होते हैं, एक S1 और दूसरा S2। एक S1 और दूसरा S2। अब इस S1 S2 से जैसे ही प्रकाश गुजरता है तो ये आप देख सकते हैं आगे फैलता है। इससे कुछ और प्रकाश से फैलेंगी, S2 से कुछ और प्रकाश फैलेंगी। जब प्रकाश
एक दूसरे पर आरोपित होते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वैसे जनरली भाषा में हम लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं तो अक्सर बोलते हैं डोंट इंटरफेयर इन माय मैटर। इंटरफेयर वर्ड वहीं से आप समझिएगा कि जब दो लाइट होता है, दो लाइट, तो ये अपने आप ये क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरफेरेंस करते हैं। इसी को बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश जो होता है एक दूसरे पर अध्यारोपित होता है, तो इस प्रकाश के अध्यारोपित को ही हम क्या बोल देते हैं, व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो यहाँ पे सिंगल स्लिट है, प्रकाश का एक स्रोत है, एक बड़ी प्रकाश जब P पर्दे से होकर के आगे चलती है तो Q पर्दा पे दो छिद्र होता है, एक S1 और दूसरा S2। S1 S2 से जब प्रकाश आगे बढ़ता है तो एक दूसरे को अध्यारोपित होती है, जिसे हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और इस प्रकाश की व्यतिकरण को जब तीसरे पर्दा R पर प्राप्त करते हैं तो कहीं दीप्त और कहीं अदीप्त, कहीं ब्राइट और कहीं डार्क, ये फ्रिंज का निर्माण होता है। ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। दीप्त का मतलब कि कहीं प्रकाश ज्यादा दिखाई देता है, कहीं प्रकाश कम दिखाई देता है। तो हम लोग जानेंगे कि दीप्त के बीच की चौड़ाई कितना होता है, अदीप्त के बीच की चौड़ाई कितना होता है, इसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जो हम फिगर बना है इस फिगर के बारे में लिखेंगे, उसके बाद इसके द्वारा हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई अर्थात दीप्त और अदीप्त के बीच में जो चौड़ाई होती है उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो उम्मीद है कि ये फिगर आपको समझ में आया होगा। बहुत लोग जो बीच में आए हैं इस वीडियो को पूरा प्ले करके जरूर देखिएगा, क्योंकि ये फिगर हम फिर से बना सकते हैं। और समझने के लिए यदि आपको डाउट हो रहा है तो शुरू से देखिएगा फिगर को किस तरह से हम खींचे हैं। आप 4 बार इस फिगर को देखिए और बनाना बहुत आसान होता है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। ये आप देख सकते हैं, ये डॉट लाइन कर देते हैं, ये आपका बन जाता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण इस तरह से प्रकाश एक दूसरे को व्यतिकरण करते हुए जाती है तो हम इसे पर्दे पर प्राप्त करते हैं। जब पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो पर्दा पर कहीं प्रकाश दीप्त और कहीं प्रकाश अदीप्त दिखाई देता है। इसी घटना को हम लोग बोल देते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। और इस घटना को यंग ने सन 1801 ईस्वी में अपने द्विझिरी के प्रयोग द्वारा प्रदर्शित किया था। द्विझिरी का मतलब कि S1 S2 जो है दो झिरी है, झिरी का मतलब छिद्र होता है, जिससे कि प्रकाश इससे प्रवेश करती है तो एक दूसरे को इंटरफेरेंस, एक दूसरे को व्यतिकरण करते हुए आगे की ओर बढ़ती है। तो चलिए इस फिगर के बारे में इधर साइड में थोड़ा बहुत लिखेंगे, उसके बाद इसकी जो फ्रिंजों की चौड़ाई है चौड़ाई की बात करेंगे। तो हम लिखेंगे क्या, इसमें एक पर्दा P है, इसमें P एक पर्दा है, इसमें P एक पर्दा है, इसमें P एक पर्दा है। इसको आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग ये वाला मिटा करके इस फिगर के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब क्या करेंगे, इस फिगर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि P क्या है, एक पर्दा है। P एक पर्दा है जिसमें एक रेखा छिद्र S है, जिसमें एक रेखा छिद्र S है। ये आप देख सकते हैं, P एक पर्दा है जिसमें रेखा छिद्र S क्या है, एक छिद्र है जिसको हम S माने हैं। इस पर्दे के आगे, इस पर्दे के आगे कौन सा पर्दा है, Q है। तो लिखेंगे क्या, इस पर्दे के आगे, इस पर्दे के आगे, इसको हम मिटा रहे हैं P वाले पर्दा को। इस पर्दे के आगे
इस पर्दे के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा, इस पर्दे के आगे कुछ दूरी पर एक दूसरा पर्दा कैपिटल क्यू है। ये आप देख सकते हैं, एक दूसरा पर्दा क्या है, कैपिटल क्यू है। इस पर्दे के आगे कुछ दूरी पर क्या है, पी के आगे कैपिटल क्यू पर्दा है, जिसमें इससे बराबर दूरी पर, बराबर दूरी पर दो रेखा छिद्र S1 S2, दो रेखा छिद्र S1 और S2 है। आप देख सकते हैं कि Q पर्दा पर S1 S2 दो रेखा छिद्र है जो कि एक दूसरे के बराबर है। P से क्या है, एक दूसरे के बराबर है। S1 S2 है जो पास पास बने हैं। कहां पे बने हैं, जो पास पास का मतलब नजदीक होता है, पास पास बने हैं। आप देख सकते हैं S1 S2 ज्यादा नजदीक है, एक दूसरे के पास पास स्थित है। इस पर्दे के सामने एक तीसरा पर्दा, इस पर्दे के सामने एक तीसरा पर्दा, इस पर्दे के सामने एक पहला पर्दा P था, दूसरा पर्दा Q, और Q के बाद जो तीसरा पर्दा है वो R है। तो इस पर्दे के सामने एक तीसरा पर्दा कैपिटल R है, कैपिटल R स्थित है, कैपिटल R स्थित है, कैपिटल R स्थित है। जब पर्दे P में बने, जब पर्दे P में बने रेखा छिद्र S पर, रेखा छिद्र S पर बाईं ओर से एक वड़ी, S पर बाईं ओर से एक वड़ी, बाईं ओर से एक वड़ी प्रकाश डालते हैं, एक वड़ी प्रकाश डालते हैं। तो एक वड़ी प्रकाश डालते हैं तो पर्दे कैपिटल R पर, अब हम नीचे नहीं लिख सकते हैं, आपको शायद दिखाई नहीं देगी, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें 3 पर्दे होते हैं। इसमें कितने पर्दे होते हैं, 3 पर्दे होते हैं। एक P पर्दा होता है, Q पर्दा होता है और R पर्दा होता है। P पर्दे में एक रेखा छिद्र होता है जिसे हम कैपिटल S से डिनोट किए थे, और कैपिटल S से जब प्रकाश आगे बढ़ती है तो Q पर्दे के 2 रेखा छिद्र जो कि P पर्दे के कुछ ही दूरी पर Q पर्दा है, और P पर्दे से कुछ दूरी पर S1 S2 जो कि दोनों रेखा छिद्र एक दूसरे के बहुत ही नजदीक है स्थित हैं, जो पास पास बने हैं S1 और S2। इसके ठीक सामने तीसरा पर्दा जो है वो कैपिटल R है, और इस R में R एक पर्दा, तीसरा पर्दा स्थित है। जब P पर्दे के जो छिद्र S है, उस S छिद्र से जब एक वड़ी प्रकाश डालते हैं, एक वड़ी का मतलब होता है एक रंग का प्रकाश डालते हैं, वो रंग चाहे कोई भी हो, तो एक रंग का प्रकाश डालते हैं तो वह एक रंग प्रकाश क्या होता है, आगे बढ़ते हुए, यानी कि P पर्दे से आगे बढ़ते हुए Q पर्दे के जो S1 S2 है दोनों छिद्र से होकर के गुजरता है, और जब दोनों छिद्र से होकर के गुजरता है
तो फ्रिंजों का निर्माण करता है, जिसे हम लोग दीप्त अदीप्त के नाम से जानते हैं। ये दीप्त अदीप्त क्या होता है? जहां पे ब्राइट यानी कि प्रकाश जहां ज्यादा चमकीला होता है उसे हम ब्राइट बोल देते हैं, और जहां प्रकाश कम चमकीला होता है उसे हम लोग अदीप्त बोल देते हैं, जिसे हम डार्क बोल देते हैं। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे लिख करके आपको फिगर के बारे में समझाएंगे। चलिए आप लोग ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट, तो इसे हम मिटाकर इस फिगर के बारे में डिटेल इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है क्या, जिसमें दो झिर्री होते हैं, उसी को यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यंग ने सबसे पहले कब किया था? तो 1801 ईस्वी में किया था। तो प्रकाश डालते हैं, जब पी पर्दे से एक बड़ी प्रकाश डालते हैं, तो पर्दे कैपिटल आर पर समान चौड़ाई की दीप्त, पर्दे कैपिटल आर पर एक समान पर्दे कैपिटल आर पर एक समान चौड़ाई की दीप्त, जिसे हम लोग ब्राइट बोलते हैं, तथा अदीप्त जिसे हम लोग डार्क बोलते हैं। ब्राइट और अदीप्त जिसे हम डार्क बोलते हैं, पट्टियां एकांतर क्रम में दिखाई पड़ती है। पट्टियां एकांतर क्रम में दिखलाई पड़ती हैं। पट्टियां एकांतर क्रम में दिखलाई पड़ती है। ध्यान से समझिएगा, जैसे हम पी पर्दे से एक बड़ी प्रकाश डालते हैं, तो क्यू पर्दा से होते हुए, ये क्यू पर्दा था, ये S1 और ये S2, क्यू पर्दा से प्रकाश एक दूसरे को इंटरफेरेंस करते हुए, एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हुए आर पर्दे पर जाती है। तो आर पर्दे पर कहीं दीप्त कहीं दीप्त अदीप्त का निर्माण कर देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पट्टियां, इसको बोल देते हैं पट्टियां, दीप्त अदीप्त की पट्टियां हैं, जिसको इंग्लिश में बैंड बोल देते हैं। ये दीप्त अदीप्त बैंड का निर्माण करता है, जिसे हम लोग फ्रिंज के नाम से भी जानते हैं। तो ये दिखलाई पड़ती है, ये दीप्त अदीप्त की पट्टियां क्या होती है? आर पर्दे पर दिखलाई पड़ती है। इनको क्रमशः या आप देख सकते हैं, दीप्त पट्टी को हम क्या चीज से डिनोट किए हैं? बी से डिनोट किए हैं। और अदीप्त पट्टी को हम लोग क्या चीज से डिनोट किए हैं? डी से किए हैं। बी से क्यों किए हैं? क्योंकि बी का मतलब होता है ब्राइट और डी का मतलब होता है डार्क। तो क्रमशः बी तथा डी से प्रदर्शित किया गया है। बी तथा कैपिटल डी से प्रदर्शित किया गया है। बी तथा डी से प्रदर्शित किया गया है। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। इन पट्टियों को क्या कहते हैं? दीप्त अदीप्त पट्टियां जो बनती है, इन्हीं को हम फ्रिंज कह देते हैं। इन पट्टियों को फ्रिंज कहते हैं। दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों से बना, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों से बना
दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों से बना पर्दे कैपिटल आर पर प्राप्त होता है। फ्रिंजों से बना पर्दे कैपिटल आर पर प्राप्त होता है। ये पर्दा कैपिटल आर देख रहे हैं। दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों से बना कैपिटल आर पर प्राप्त होता है। कैपिटल आर पर प्राप्त होता है। कैपिटल आर पर प्राप्त होता है उसे व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। उसे व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। व्यतिकरण प्रारूप कहते हैं। व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। व्यतिकरण तरंगों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अतः प्रकाश में प्रकाश में व्यतिकरण की घटना से प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि होती है। तरंग की पुष्टि होती है। ध्यान से समझिएगा। जो प्रकाश किसी एकल छिद्र से होकर के चलती थी, जैसे हमारा पी एक पर्दा था, पी पर्दे से जब एक बड़ी प्रकाश का स्रोत अगर हम छोड़ते थे, उसके आगे हमारा क्यू पर्दा था। क्यू पर्दे में आप S1 S2 दो छिद्र देखे थे। जब उस पर्दे से भी प्रकाश आगे बढ़ती है तो इस प्रकार का एक पैटर्न बनता है जिसे हम व्यतिकरण प्रारूप बोल देते हैं। और ये व्यतिकरण प्रारूप अगर किसी तीसरे पर्दे पर प्राप्त करते हैं तो दीप्त अदीप्त पट्टियों के रूप में निर्माण करता है। ये दीप्त अदीप्त पट्टियां होती क्या है? प्रकाश कहीं कहीं ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है और कहीं कहीं डार्क दिखाई देती है। जब प्रकाश ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है, ज्यादा प्रकाश दिखाई देता है, तो उसे हम लोग दीप्त पट्टी बोल देते हैं। और जब कम प्रकाश दिखाई देता है तो उसे हम लोग अदीप्त पट्टी बोल देते हैं। तो इस प्रकाश का गुण जो पर्दे पर प्राप्त करते हैं, इसी को बोल देते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। और ये प्रकाश का व्यतिकरण ही ये पुष्टि करता है कि प्रकाश जो होता है एक तरंग के रूप में होता है। प्रकाश कैसा होता है? एक तरंग के रूप में होता है। इससे हमें व्यतिकरण से ये प्रूफ हो जाता है कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से किस तरह से ये दीप्त और अदीप्त के बीच में इसकी चौड़ाई कितनी होगी, उस चौड़ाई की बात करेंगे। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग फ्रिंजों की चौड़ाई का मीन्स जो मान होता है उसका मान हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। बहुत ही इजी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिगर भी बहुत इजी है। इसको पॉज कर करके एक दो बार देख लीजिएगा। फिगर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। फिगर में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। एक और 3 पर्दा बनाना है। एक पर्दा में एकल स्लिट और 2 पर्दा में डबल स्लिट बना देना है। और तीसरे पर्दा में दीप्त अदीप्त लिख देना है इक्वल डिस्टेंस पर। उसी को बोल देते हैं व्यतिकरण। चलिए तो फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक की बात करते हैं। फ्रिंज चौड़ाई की व्यंजक। फ्रिंज चौड़ाई
के लिए व्यंजक। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ, फॉर्मूला फॉर फ्रिंज विड्थ। हम लोग बात करते हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं, फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। यंग के प्रयोग में किन्हीं दो कर्मागत दीप्त अथवा दो कर्मागत अदीप्त पट्टियों का मतलब होता है फ्रिंज। क्या होता है? फ्रिंजो, इसको कर देते हैं फ्रिंजो। बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है, फ्रिंजो को बैंड बोल देते हैं या पट्टियों को बैंड बोल देते हैं। तो दो कर्मागत दीप्त अथवा दो कर्मागत अदीप्त पट्टियों के बीच की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। इसको प्रायः W से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रायः W से प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रायः किससे प्रदर्शित करते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं। जब हम लोग अभी फिगर में आपको दिखाए थे कि जब हमारा पर्दा R पर PQR, तीसरा पर्दा R था, जब R पर्दे पर जब हम लोग व्यतिकरण प्रारूप को प्राप्त करते हैं तो उसमें कहीं कैपिटल B और कैपिटल D के रूप में फ्रिंज बन जाता है। B मतलब ब्राइट और D मतलब डार्क, यानी कि कहीं दीप्त और कहीं अदीप्त पट्टियों का निर्माण हो जाता था। तो दो कर्मागत दीप्त की बात करें या अदीप्त की बात करें तो उनके बीच की, यानी कि दीप्त के बीच की जो चौड़ाई होती है या अदीप्त के बीच की जो चौड़ाई होती है, उस चौड़ाई को ही हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं। और उसी फ्रिंज की चौड़ाई को हम लोग इस वीडियो में ये प्रूव करेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है। तो चलिए हम फ्रिंज की चौड़ाई निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग तो बात करेंगे ये S1 S2, ये आप लोग देखे हैं S1 और S2। ध्यान से समझिए, दो छिद्र था S1 S2 और इससे कुछ दूरी पर एक तीसरा पर्दा था। कुछ दूरी पर क्या था? एक तीसरा पर्दा था। मान लेते हैं वो दूरी जो है वो कैपिटल D है। ध्यान से समझिएगा, S1 S2 दो छिद्र थे और इस S1 S2 से कैपिटल D दूरी पर ये तीसरा पर्दा हमारा क्या था? कोई कैपिटल R पर्दा था। इसको हम लोग R मान लेते हैं या कोई भी चीज मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं P पर्दा है। अब ये C पॉइंट हो गया इसका सेंटर पॉइंट, और सेंटर पॉइंट इसके लिए पर्दे का हम O पॉइंट कर देते हैं। इसको हम मिलाते हैं P से और इसको भी मिला देते हैं P से, और P और O के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल x है। क्या है? P और O के बीच की दूरी स्मॉल x हो गया और इस फ्रिंज की चौड़ाई जो है स्मॉल d है। ये आप देख सकते हैं। अब ये S1 स्लिट था,
S1 स्लिट से प्रकाश आगे की ओर बढ़ता था, और जब प्रकाश बढ़ता था तो S1 S2 से प्रकाश आगे व्यतिकरण प्रारूप बन करके इस P पर्दे पर आपतित हो जा रहा था। तो हम करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक प्रकाश हम ये ले लेते हैं इस तरह से, ये जो एंगल का फॉर्मेशन बन करता है वो थीटा बन जाता है। क्या बन जाता है? थीटा। और इस पर हम एक लंब डालते हैं इस तरह से, जिसे हम पॉइंट दे देते हैं ए। ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट दे देते हैं ए। तो ये आपका ए पॉइंट हो गया। इस ए पॉइंट, ये ए नामकरण कर दिए, और ये S1 S2 जिसकी जो चौड़ाई है फ्रिंज की, जो ये आपका ये S1 S2 जो द्विझिरी है, द्विझिरी की चौड़ाई जो है स्मॉल डी है। ये ओ सेंटर पॉइंट है, ओ सेंटर पॉइंट से P के बीच की दूरी जो है वो स्मॉल x है। अब हमें निकालना क्या है कि कोई भी दो क्रमागत, चाहे वो दीप्त की बात करें या अदीप्त की बात करें, उसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। तो चौड़ाई ज्ञात करने से पहले हम क्या करते हैं, पथांतर ज्ञात करते हैं, यानी कि S2A का मान ज्ञात करते हैं। ये S2A जो है वो पथांतर है, और जब पथांतर का मान ज्ञात करेंगे तो चौड़ाई का मान ज्ञात करने में आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए आप ध्यान से समझिएगा। इस तरह से ये आपका ये थीटा एंगल बनेगा, और ये जब इस पे परपेंडिकुलर लंब डाले हैं तो ये 90 डिग्री का कोण बना देगा। तो इस फिगर के बारे में हम लोग लिखते क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, ये आप देख सकते हैं S1A S2, S1A S2, S1A S2 ये समकोण त्रिभुज है, तथा PCO तथा त्रिभुज PCO ये भी समकोण त्रिभुज है। PCO समान कोणिक है। इसको क्या कर लेते हैं, समान कोणिक है। समान कोणिक क्यों कहेंगे, समकोण त्रिभुज S1A S2 तथा त्रिभुज PCO जो है समान कोणिक है। समान कोणिक का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के कोण आपस में बराबर है। कैसे बराबर है आप देखिएगा, ये भी समकोण त्रिभुज है और ये भी समकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में भी ये थीटा जो कोण है बराबर है, इस त्रिभुज में भी ये थीटा जो कोण है वो बराबर है। जब किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप कोण बराबर हो जाता है। जब तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं तो वो त्रिभुज एक दूसरे के समान कोणिक कहलाते हैं, और जब समान कोणिक हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप हो जाता है। और जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक हो जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज S1A S2, समकोण त्रिभुज S1A S2 और समकोण त्रिभुज POC या PCO जो है समान कोणिक है। समान कोणिक क्यों है, क्योंकि ये POC जो है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, और S1A S2 भी समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो दोनों त्रिभुज के तो ये कोण बराबर हो गया। और दूसरा कोण आप देख सकते हैं, ये कोण और ये कोण दोनों में थीटा थीटा कोण है, ये बराबर हो गया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा अपने आप कोण बराबर हो जाता है। अब जब तीनों त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समान कोणिक कहलाते हैं, और जब समान कोणिक त्रिभुज हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जानते हैं समरूप त्रिभुज के नियम से कि जो भुजाएं होती हैं वो समानुपातिक हो जाती है, यानी कि पहले का लंब दूसरे के लंब के अनुपात में हो जाती है, और दूसरे का जो पहले का जो कण होता है वो दूसरे के कण के अनुपातिक हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसी चीज को लिखते हैं। इसलिए समरूप त्रिभुजों के गुण से, इसलिए
समरूप त्रिभुज के गुणों से, समरूप त्रिभुज के गुणों से एक त्रिभुज की दो आसन्न भुजाओं का, एक त्रिभुज के दो आसन्न, एक त्रिभुज के दो आसन्न भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज की दो, दूसरे त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की दो संगत आसन्न भुजाओं के, दो संगत आसन्न भुजाओं के, आसन्न भुजाओं के, दो संगत आसन्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। अतः हम कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, H2A लिख सकते हैं क्या, H2A बाई S1S2, S1S2। इस त्रिभुज के दो संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं के क्या होती है, अनुपात के बराबर होती है। अर्थात हम कर सकते हैं H2A बाई S1S2 और ये लिख सकते हैं OP बाई PC, हम लिख सकते हैं OP बाई PC। ये इस तरह से हो गया, पहले त्रिभुज के दो संगत भुजाएं, इसका लंब और इसके कर्ण और इसके लंब और इसके कर्ण के अनुपात के बराबर हो जाता है। तो इस तरह से ये मीन्स भुजाएं समानुपाती हो गई। क्यों? क्योंकि H1A H2 और POC जो है दोनों समान कोणीय के त्रिभुज हैं, और जैसे कि आप जानते हैं जब समान कोणीय त्रिभुज होते हैं तो उनकी भुजाएं उनके जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर हो जाते हैं, और जब कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि जब समरूप त्रिभुज होता है तो उनकी भुजाएं समानुपातिक हो जाती हैं, मतलब किसी भी त्रिभुज की दो संगत भुजाओं का अनुपात दूसरी त्रिभुज के दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात हम H2A बाई S1S2 उसी तरह से लिख सकते हैं OP बाई PC हम कर सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे बताएंगे। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसे हम मिटाएंगे और इसके बाद जो है इसकी चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया H2A बाई S1S2 इज इक्वल टू OP बाई PC। लिख सकते हैं दूरी जो CO है, CO दूरी CO S1S2 की तुलना में बहुत बड़ी है, दूरी CO S1S2 की तुलना में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। ध्यान से समझिएगा, ये S1S2 ये है, ये S1S2 का जो वैल्यू है स्मॉल d है और CO जो है कैपिटल D है। तो CO की तुलना में S1S2 की जो दूरी है वो क्या है, बहुत ही छोटा है। S1S2 का जो मतलब वैल्यू है वो क्या है, छोटा है। अतः CP को CO के बराबर ले सकते हैं। ये जो CP है CO के बराबर ले सकते हैं, अतः CP CO के बराबर ले सकते हैं, CO के बराबर ले सकते हैं। देखिए क्यों लेंगे,
क्योंकि CO का मान जो होता है S1 S2 की तुलना में बहुत बड़ा है। जब बड़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, Cp को हम CO के बराबर ले लेते हैं। जब बराबर ले लेते हैं तो हम लिख सकते हैं Cp के जगह पर Cp या Pc के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तब हम लिख सकते हैं ये S2A बाई S1 S2 इज इक्वल टू OP, और PC के जगह पर CO कर सकते हैं। PC के जगह पर क्या कर सकते हैं, CO कर सकते हैं। और जैसे कि जानते हैं H2A ये H2A जो का त्यों लिख सकते हैं, और इज इक्वल टू OP जो है OP X करते हैं, और CO जो है ये D करते हैं, और इनटू S1 S2 जो है S1 S2 ये स्मॉल d करते हैं। मतलब हम लिख सकते हैं क्या, पथांतर इस H2A को पथांतर के नाम से जानते हैं। पथांतर H2A इज इक्वल टू लिख सकते हैं XD बाई कैपिटल D। ये आपका पथांतर का फॉर्मूला हो गया। क्या निकल गया, पथांतर का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या, फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। कैसे, दीप्त फ्रिंजों की स्थिति, क्योंकि एक बार हम दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करेंगे और दूसरे बार अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करेंगे। आप दीप्त का निकाल सकते हैं, अदीप्त का निकाल सकते हैं, कोई भी आप एक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति ज्ञात करते हैं। दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति यदि पथांतर लेम्डा का समगुणज है, यदि पथांतर लेम्डा का समगुणज है, समगुणज है, तब P पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। तब दीप्त पर, तब क्या हम कर सकते हैं, दीप्त फ्रिंज बनेगी। तब P पर दीप्त फ्रिंज बनेगी। दीप्त फ्रिंज कब बनेगी, जब ये जो पथांतर है लेम्डा ये समगुणज होगा। पथांतर जो है लेम्डा जब समगुणज होगा तो दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। जब पथांतर लेम्डा बाई 2 का विषम गुणज होगा तो वो अदीप्त फ्रिंज होगा। तो ये लेम्डा का समगुणज है, तब P पर, इस P पॉइंट पर दीप्त फ्रिंज का निर्माण होगा। अभी हमें ये मालूम नहीं कि दीप्त फ्रिंज है कि अदीप्त फ्रिंज है। हम लोग ये मानते हैं कि दीप्त फ्रिंज के लिए P बिंदु पर पथांतर का मान जो होता है वो समगुणज होना चाहिए, और यदि P बिंदु पर पथांतर का मान विषम गुणज होता है तो वो अदीप्त फ्रिंज का निर्माण करता है। तो P बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनेगी, तब उस कंडीशन में लिखेंगे, अर्थात हम लिख क्या सकते हैं, XD बाई कैपिटल D और N लेम्डा। ये N का मतलब होता है समगुणज और लेम्डा जो है वो पथांतर। यदि पथांतर अगर समगुणज का इक्वल हो तब ये जो XD बाई D जो होगा वो दीप्त फ्रिंज का निर्माण करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, जहां n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट करेंगे। सो अगर x का मान निकालना हो तो x इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n लेम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो ये दीप्त फ्रिंज के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, दीप्त फ्रिंज के लिए हो गया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, अदीप्त फ्रिंज के लिए भी करेंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अदीप्त फ्रिंज की बात करेंगे और उसके बाद फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम बात कर रहे हैं, ये दीप्त फ्रिंज की स्थिति हो गई। अब हम लोग बात करेंगे अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। किसकी बात करेंगे? अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, यदि पथांतर लेम्डा बाई 2 का, यदि पथांतर लेम्डा बाई 2 का विषम गुणज, लेम्डा बाई 2 का विषम गुणज हो तब विषम गुणज हो तब P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। तब P पर अदीप्त फ्रिंज बनती है। P पर कौन सा बनेगा पॉइंट? तो अदीप्त फ्रिंज बनती है, अर्थात हम लिख सकते हैं XD बाई कैपिटल D इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? 2n प्लस 1 इंटू लेम्डा बाई 2 सिंस n इज इक्वल टू, लिख सकते हैं जहां n इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहां पे आप देखिएगा, अगर 1 रखते हैं तो ये 3/2 का ये 3/2 हो जाएगा विषम गुणज। 2 रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7। तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं पथांतर का मान जो है लेम्डा बाई 2 का जब विषम गुणज होता है तो P बिंदु पर हम कह सकते हैं अदीप्त फ्रिंज का निर्माण होता है। तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू हम कर सकते हैं, क्या हम लिख सकते हैं? ध्यान से समझिएगा, 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा d लेम्डा बाई 2 स्मॉल d। तो इस तरह से x का मान हम अदीप्त फ्रिंज के लिए भी निकाल सकते हैं, और x का मान अदीप्त फ्रिंज के लिए और दीप्त फ्रिंज दोनों के लिए मान निकाल सकते हैं। अब हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई की बात करते हैं। ध्यान से समझिएगा। अब इस फिगर की काम हो गया, फिगर मिटा रहे हैं, और ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से फ्रिंज चौड़ाई निकालते हैं। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ, माना कि NV तथा n+1, माना कि NV तथा n+1V, माना कि NV तथा n+1V दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से, दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज O से, केंद्रीय फ्रिंज O से दूरियां क्रमशः, O से दूरियां क्रमशः हम कर सकते हैं xn तथा xn+1 है, xn तथा xn तथा xn+1 है, xn तथा xn+1 है। तब गत पृष्ठ पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति, तब गत पृष्ठ पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति तब गत पृष्ठ पर दीप्त फ्रिंज की स्थिति हमारा क्या हो जाएगा? हम लिख सकते हैं
स्थिति के आधार पर लिख सकते हैं xn इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं एन कैपिटल डी लैम्डा बाई, ये लिख सकते हैं स्मॉल डी xn के जगह पर, और हम लिख सकते हैं तथा xn प्लस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं n प्लस 1 कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। देखिए ये हम लोग दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई की बात कर रहे हैं। आप अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई भी निकाल सकते हैं। कोई भी एक चौड़ाई निकालना है तो दीप्त फ्रिंज, माना कि NV तथा n प्लस 1V दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज O से दूरियां क्रमशः xn तथा x प्लस n1 है। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि आज सेंटर पॉइंट O से P की दूरी x है, तो मान लेते हैं NV दूरियां का मतलब हुआ कि अगर हम x से दीप्त फ्रिंज का एक हमारा n है तो दूसरा हमारा क्या है n प्लस 1b होगा, क्योंकि जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को ही हम चौड़ाई कहते हैं। तो एक का अगर हम NV दूरी मान लेते हैं तो दूसरा का n प्लस 1b। तो NV के लिए हम क्या करते हैं, xn इज इक्वल टू n डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और n प्लस 1 के लिए हम करते हैं n प्लस 1 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो हम जानते हैं क्या कि किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच, किन्हीं दो क्रमागत दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी ही फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। बीच की दूरी ही फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। दो क्रमागत फ्रिंजों के बीच की चौड़ाई ही, दूरी ही क्या करती है, कहलाती है फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। तो आप फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करेंगे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लास्ट बस 2 मिनट में ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इससे आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग फ्रिंज की चौड़ाई लास्ट इसका जो परिणाम होगा वो हम लोग निकाल करके बताएंगे। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम आपको बता रहे हैं कि फ्रिंज की चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे। हम लोग दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कर रहे हैं, आप अदीप्त भी फ्रिंज की चौड़ाई इसी तरह से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, लिख सकते हैं क्या, अतः फ्रिंज चौड़ाई बताइए फ्रिंज चौड़ाई को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते थे, हम आपको लिखे थे फ्रिंज की चौड़ाई को W से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं आप ओमेगा भी पढ़ सकते हैं। तो xn प्लस 1 माइनस xn करते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो फ्रिंज की चौड़ाई होगी अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को जब माइनस करते हैं, अंतिम दूरी में से प्रारंभिक दूरी को जब माइनस करते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई निकल जाता है। तो अंतिम दूरी xn प्लस 1 माइनस xn हो जाएगा। अंतिम दूरी xn प्लस 1 और प्रारंभिक दूरी जो होगा xn होगा। जब दोनों को अंतर करते हैं तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात होता है। इसलिए हम W इज इक्वल टू xn प्लस 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं n प्लस 1, ये कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d, और माइनस हम लिख सकते हैं xn के जगह पर n कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो W इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n कैपिटल D लैम्डा बाई स्मॉल d और प्लस d लैम्डा बाई स्मॉल d,
माइनस एन कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी। ध्यान से समझिएगा, डी लेमडा बाय स्मॉल डी को हम एन से गुणा करेंगे तो ये आएगा, प्लस इसको हम 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा, ये कट जाएगा। सो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी। तो इस तरह से हम निकाल लिए, जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट ही फ्रिंज की चौड़ाई कहलाती है। ये चौड़ाई जो है W इज इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी। कैपिटल डी के जगह पर हम आपको बताना चाहेंगे डी जो है कैपिटल डी, ये जो स्लिट है ये डबल स्लिट और पर्दे के बीच की दूरी है, और स्मॉल डी जो है जो डबल स्लिट की जो चौड़ाई है ये विड्थ है वो है, और लेमडा जो है वेवलेंथ ऑफ लाइट है, और W तो आप जान ही रहे हैं कि ये फ्रिंज की चौड़ाई है। और ये W इज इक्वल टू कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी, ये जो विड्थ है ये विड्थ दोनों के लिए सेम है, चाहे वो दीप्त दीप्त की बात करें चाहे अदीप्त अदीप्त की बात करें। मीन्स दीप्त दीप्त के बीच में जो चौड़ाई होती है वो डी लेमडा बाय स्मॉल डी, और जो अदीप्त अदीप्त के बीच में चौड़ाई होती है यही होगा डी लेमडा बाय स्मॉल डी। तो याद रखिएगा, दीप्त दीप्त की बात करें या अदीप्त अदीप्त की बात करेंगे, दोनों की चौड़ाई सेम होती है, वो डी कैपिटल डी लेमडा बाय स्मॉल डी। इस तरह से ये मीन्स हम लोग का जो साबित करना था, प्रूफ करना था कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग क्या है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के द्वारा हम फ्रिंजों की चौड़ाई को ज्ञात करिए, तो ये फ्रिंज की चौड़ाई हम ज्ञात कर लिए। तो चलिए आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस प्रकार हम लोग का जो टॉपिक था यंग का द्विध्रुवी प्रयोग किसे कहते हैं, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग के द्वारा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग ये टॉपिक पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ये जो हम आज पढ़ाए हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में आपके फाइनल एग्जाम में पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए यदि आप लोग बीच में आए होंगे, बीच से देख रहे होंगे, तो इसे पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, बार बार देखिएगा, याद हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। एक बार समझ में आ जाएगा तो हमेशा ये काम करेगा। तो चलिए इस तरह से ये टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं इसी तरह से एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।